वेलकम बैक टू एसएससी। मैं हूं के सिन्हा और आज की वीडियो होने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रोज सेक्शन है, रेनबो पार्ट 2 का ये प्रोज सेक्शन है, जिसका पहला का चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दैट मीनिंग इज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इस चैप्टर में महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, हमारे देश के, हमारे इंडिया के अच्छे जो है फेमस जो है लीडर हैं, फेमस लीडर हैं महात्मा गांधी। इनको एक और नाम से जाना जाता है बापू या द फादर ऑफ नेशन के नाम से। तो इन्होंने जो लेसन लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसके लिखने का, इसके पीछे लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस प्रकार से भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से अलग है और किस प्रकार से यूरोपियन कल्चर लोगों को डिस्ट्रॉय, उसके उनके फ्यूचर्स को, उनके कल्चर को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर रही है। एक तरफ इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को रखा है, और एक तरफ यूरोपियन सिविलाइजेशन को रखा है, और दोनों के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट को बताया है कि क्या इंडियन सिविलाइजेशन में क्या क्या फायदे हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्या क्या नुकसान है, या उनमें क्या क्या चीज के फायदे हैं। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बताने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया है कि कौन सा सिविलाइजेशन जो है इंडियन हमारी सभ्यता जो है वो अच्छी है, या यूरोपियन सभ्यता जो है वो अच्छी है हमारे फ्यूचर्स के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन पार्ट को चलिए रीड करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज पॉपुलर नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। और वो उनको किस और नाम से जाना जाता है? तो उनको द फादर ऑफ नेशन के नाम से, यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन 1887, उन्होंने मैट्रिक कब किया? तो 1887 में किया। ही वेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड, और मैट्रिक के बाद वे कहां चले गए? तो इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड। लॉ की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। ही पास्ड बार इन लॉ एग्जामिनेशन, वहां पे एक एग्जाम होता है जिस एग्जाम का नाम है बार इन लॉ, मतलब कानून की पढ़ाई का एक सेक्शन हो सकता है, उन्होंने पास किया। ही रिटर्न टू इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उसके बाद वे भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? जब विश्व युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी वापस आए भारत। देन ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। बट ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। आप इस लाइन को जो है, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां पे जो है इस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखिए। ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं, ये लाइन यहां से ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। वे राजनीतिक नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। नॉर्मली क्या होता है, जो राजनेता होते हैं उनको सत्ता, पार्टी, राज व्यवस्था, इन अपने सत्ता को किस प्रकार से बनाए रखे, अपने सीट को कैसे बनाए रखे, अपना राजस्व कैसे जो है कायम रहे, उन चीजों पे ज्यादा उनका झुकाव रहता है। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर हैं भारत के, जो पॉलिटिकल लीडर थोड़ा कम, उतना नहीं है जितना आध्यात्मिक नेता है। वो हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, हर एक चीज को शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई करना हो, या किसी बात को रखना हो, या कोई आंदोलन करना हो, इन्होंने हर चीज को एक पीसफुल वे में किया है, ठीक है। आगे देखिए, ही यूज्ड टू नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ एज अ स्नेयर फॉर ब्रिटिश टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लॉज ऑफ द वाइट्स। उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो है भारत को ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाने के लिए एक हथियार के रूप में उनका जो है यूज किया। क्या किया? हथियार के रूप में उन्होंने यूज किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। इनका डेथ याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ए प्रेयर असेंबली, एक प्रेयर असेंबली हो रहा था, उसके दौरान इनका जो है मृत्यु हो गया था। मृत्यु या हत्या आप कह सकते हैं, उनकी हत्या नाथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या है सर? तो ऑटोबायोग्राफी का डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि आत्मकथा,
उसका क्या मतलब होता है? आत्मकथा। किस प्रकार से इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी को जो लिखा था उसका नाम क्या था? उसका टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसका जो टाइटल, वो टाइटल क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ क्या है, ये भी पूछ सकता है आपके एमसीक्यू के सेक्शन में। आ सकते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ क्या है? इट इज ऑटोबायोग्राफी, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी विच इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। इसके बाद he wrote also article in normal column and articles for young India। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए? तो यंग इंडिया के लिए, ठीक है। he was a master of expressing himself peculiar in English। अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करने में उनको क्या था? बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो अपने आप को कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना है ना, कुछ लोगों में देखेंगे क्वालिटी, उनके जो बोलने का जो पावर होता है वो बड़ी स्ट्रांग होता है। नॉर्मली लोग बात करें, बातों को रखे, जनरल आदमी नॉर्मली रख देता है मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन इनका जो वे था बातों को रखने का वो बड़ी इंप्रेसिव था, जिससे अंग्रेजों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता था। इनके द्वारा ऐसे शब्दों का चयन किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ये था राइटर डिटेल। अब देखिए, अब हम समरी पे चलते हैं। अब किस पे चलेंगे? तो समरी पे। अब हम इंडियन सिविलाइजेशन के समरी पे चलते हैं। समरी का अर्थ है सारांश पे। हम लोग इस चैप्टर को शॉर्ट वे में करेंगे, ठीक है, ताकि इसके जो टॉपिक्स, जो पॉइंट बाय पॉइंट है, उसको कवर कर पाए। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो ये कल्चर क्या है? एसे है। ये क्या है? एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एसे है, जिसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ध्यान फिर से सुनिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, एक निबंध है, जिसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। फिर ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। इसके ऑथर डिटेल में ही बता दिए थे कि उनको किस नाम से जाना जाता है, तो फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ही कंपेयर्स ऑफ द एनिशिएंट सिविलाइजेशन विथ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए, उन्होंने इस निबंध में, इस एसे में क्या किया है? तो हमारा जो एनिशिएंट सिविलाइजेशन है, जो हमारे भारत का सभ्यता है, उसका कंपैरिजन किया है किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से उन्होंने कंपेयर किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है, उन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंशिएट है। आवर सिविलाइजेशन टीचेज अस द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड नॉट टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारा सभ्यता हमें यह सिखाता है कि हमें किसी दूसरे सभ्यता से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, और भी खास करके किससे? वेस्टर्न कल्चर से। क्योंकि हमारे यहां, हमारे सभ्यताओं में विचारों का, आदर्शों का, डिसिप्लिन का, इन सभी चीजों का एक अपना महत्व है। हर एक चीज सीक्वेंस वाइज है। हमारी सभ्यता एक एनिशिएंट सिविलाइजेशन जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, और उस ऐसी सभ्यता है जिसका ना तो कोई तोड़ है ना ही कोई जोड़ है। ये अनोखा सभ्यता है, इसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है। दुनिया का एक लौता सभ्यता है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सभ्यता है, जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वेस्टर्न सभ्यता, जिसमें लोगों का ना तो ह्यूमैनिटी का कोई जगह है, ना कोई डिसिप्लिन का जगह है, ना मर्यादाओं का कोई जगह है, वहां पे लोग केवल भोग विलास की दुनिया में, एंजॉय में, मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करते हैं। चाहे प्राकृतिक के साथ कुछ भी हो या फैमिलीज के साथ कुछ भी हो, मॉरल चीजों के साथ जो भी हो, उनके पास उन सभी चीजों का थॉट्स बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे सभ्यता में प्रकृति को भी पूजा जाता है। हमारी सभ्यता में जो फैमिलीज है उनकी अच्छी खासी कदर की जाती है। हमारी सभ्यता में जो पेरेंट्स होते हैं एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है। लेकिन उनके कल्चर में क्या है? आज पिताश्री ये हैं तो कल पिताश्री वो है, मदर डे, फादर डे वही तो मना रहे हैं। लेकिन हमारे सभ्यताओं में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सभ्यता में हर एक चीज का एक अपना स्थान है और उन स्थानों का एक अपना महत्व है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कहां थे हम लोग? आवर एंसेस्टर एडवाइज अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम यूज ऑफ मशीनरीज। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ना,
हमारे पूर्वजों का मानना था कि हमें ज्यादा यांत्रिक चीजों का, मशीनरी चीजों का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों के पास इतने सारे जमीन, पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने ज्यादा ऐशो आराम चीजों को निर्माण नहीं किया है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि जब हम अपने हाथ पैर का प्रयोग करेंगे, जब हम भोग विलास में विलुप्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जो प्राकृतिक के द्वारा जो शक्तियां मिली है, जो क्षमताएं मिली हुई, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमसे वो छिन जाएगी, जो कि अभी के युग में देखा जा सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे कि सभी मोबाइल में है लगे हुए। कैलकुलेशन करना है तो मोबाइल का यूज करेगा, कुछ सर्च करना है तो मोबाइल का यूज कर लेगा। मतलब वो बुक्स में जा करके वो ढूंढना नहीं चाहते हैं, क्यों? उनको ये लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन बुक्स को पढ़ना, बुक्स को रीड करना, उसमें क्वेश्चन आंसर को लाना, ढूंढना, ये सभी एक स्किल को डेवलप करता है। लेकिन अभी के जो कल्चर, जो मॉडर्नाइजेशन है, उनमें इन चीजों का यूज हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वज जानते थे ये बातों कि यदि हम सम्मिलित हो गए भौतिक चीजों में, एंजॉय में, भोग विलास में, तो कहीं ना कहीं हमें जो प्राकृतिक ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें दी है, हम उनका क्या करेंगे? हम उनका नाश कर देंगे। अभी के समय में ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में, एडवांस होने के चक्कर में प्राकृतिक के साथ क्या कर रहे हैं? हमेशा छेड़खानी कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा एनवायरमेंट को गंदा कर चुके हैं। रीजन एक ही चीज, मॉडर्नाइजेशन। ना मॉडर्नाइजेशन होता ना इतनी सारी जो कमियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था कि हमें मशीनी चीजों से क्या रखना चाहिए? दूर रहना चाहिए। बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरीज, क्योंकि मशीनरीज का प्रयोग में पैरालाइज्ड आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पैर को क्या कर सकते हैं? मतलब छिन्न भिन्न कर सकते हैं। उनके जो बौद्धिक, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उसको क्या कर देंगे? छिन्न भिन्न कर देंगे। जैसे कि अभी कोई 10 साल का लड़का है, आप उसको 10 बजे के बाद गर्मी के मौसम में खेलने बोलिए, उसको टैनिंग हो जाएगा, उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा। लेकिन आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, या उससे भी पहले जितने बच्चे होते थे, उनको मिट्टी में खेल रहे हैं, पड़े हैं, गिर रहे हैं, पेड़ पे से खेल रहे हैं। कभी स्पाइडर पेड़ देखे होंगे गांव घर में, आपको गांव घर में मिलेगा। एक जामुन का बड़ा सा पेड़ होता है, वहां से कूदेगा पोखर में स्पाइडरमैन बन के। लेकिन अभी के बच्चे को थोड़ा फिल्टर वाला पानी छोड़िए, नल का पानी पिला दीजिए। जो मॉडर्न, ये जो अल्फा जनरेशन है, उनको तुरंत सर्दी, जुकाम, धूप, चक्कर वक्कर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो जन्म लिए हैं, सारे के सारे क्या हैं? मॉडर्न हैं। सबके सब क्या कहलाते हैं अपने आप को? दीज आर कॉल्ड मॉडर्न्स। और मॉडर्न के चक्कर में हम क्या हो गए? एकदम पैरालाइज्ड हो गए। इसी को कहते हैं पैरालाइज्ड होना। पैरालाइज ये वाला पैरालाइज नहीं है। पैरालाइज का मतलब ये है जो हमें जो प्राकृतिक शक्तियां दी गई है, हम उनमें गिरावट में भी अत्यधिक गिरावट कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड पैरालाइज्ड। They suggested resisting our wants to lead a happy life. उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमें क्या रखने चाहिए? उस पर तो कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को पाने में हम उन चीजों को भी गवा देंगे जो पहले से ही है। जैसे यदि कोई बच्चा, यदि आप लोग का भी एग्जाम है, आप लोग भी 12वीं में हैं, यदि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, अब एग्जाम आएगा तो मूवी देखिएगा कि मूवी नए नए रिलीज होंगे, पवनी आना शुरू होगा, फेस्टिवल्स आना शुरू होने लगता है, रिश्तेदार के यहाँ भोज होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा दुनिया का सारा खुशी, दुनिया का सारा मजा एग्जाम टाइम में ही क्यों हो रहा है? तो इन सभी इच्छाओं पे क्या रखना है? तो कंट्रोल रखना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें अपनी इच्छाओं पे क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम इन इच्छाओं पे नियंत्रण रखेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? खुश होगा। जो व्यक्ति ज्यादा ही भोग विलास में विलुप्त होते हैं, एक समय के बाद वो एकदम फकीर हो जाता है। क्या हो जाता है? फकीर हो जाता है। आवर सिविलाइजेशन स्टिल अलाइव व्हाइल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड। देखिए, हमारी सभ्यता 5000 साल, 7000 साल पुरानी है, जो कि अभी भी जीवित है। लेकिन कुछ सभ्यताएं आई और चली गई। कितनी सभ्यताएं आई और कितनी सभ्यता चली गई, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वो अभी भी हजारों सालों से क्या है? अस्तित्व में बना हुआ है। और यदि हम इन सभ्यताओं का पालन करते रहेंगे और हजारों सालों तक बने रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सभ्यता है वो देश दुनिया की सबसे महान सभ्यता है। Therefore, in Gandhi's world, we want our India rise, यहां पर इंडिया होगा, rise and shine. We should always value the glory and dignity of our civilization and culture. गांधी जी के अनुसार
गांधी जी ने जिन दुनिया का सपना देखा था उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि यदि हम इंडिया को चमकाना चाहते हैं, ऐसे ही वैभव बना के रखना चाहते हैं, तो हमारी सभ्यता में जो वैभव, जो महत्व, जो इंपॉर्टेंस दिया गया है, हमें उन चीजों को बना के रखना पड़ेगा। यदि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर देंगे, हम अपनी सभ्यताओं से दूर जाएंगे, और जितनी हम अपनी सभ्यताओं से दूर जाएंगे उतने ही हम अपने पतन की ओर जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, देयर इज नो मैच फॉर इट इन द वर्ल्ड, मतलब इस सभ्यता का दुनिया में कोई भी दूसरा मैच, तुलना तो है ही नहीं, जैसे कि यदि आपको कितना भी बढ़िया पिज्जा बर्गर बना के दे दिया जाए, लेकिन मम्मी के हाथ का बना हुआ आलू का पराठा और दुनिया की सारी डिशेस, मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना, दुनिया के एक से एक बड़े से रेस्टोरेंट के खाने, वो कभी भी एक दूसरे का मैच नहीं कर सकते, क्योंकि मां तो मां होती है। दुनिया के आप कितने सारे दोस्त हो, कितने सारे कोई भी हो, लेकिन जो माँ बाप का जो लाड प्यार होता है उसके जैसा कोई आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, वो कभी भी भारतीय सभ्यता को मैच कर ही नहीं सकती है। इसके बाद है वेयर अ मैड रश फॉर मटेरियल हैज डिपेंड ऑन द माइंड ऑफ द पीपुल, जहां की लोग जो मटेरियल का यूज है ना, लोगों को दिमाग को क्या होता है, चढ़ जाता है। और चीज हम ऐड करके बताना चाहेंगे, वेस्टर्न कल्चर हमेशा मेटेरियलिज्म की ओर जाएगा, वो भौतिकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है। लेकिन हमारे जो, जैसे देखिए हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर की ओर गए, हमारे पूर्वजों का जो मेन पेशा रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है, जिसके थ्रू ये होता था, एक तो हमें कहीं दूर जाना नहीं है, दूसरा हम जो एग्रीकल्चर करने के समय में जो हैंड्स एंड फीट का यूज कर रहे हैं वो भी साथ साथ हो रहा है, शरीर स्वस्थ भी है। अभी देखिए जैसे जिम जाना है, लोग बाइक से जिम जाएगा, वहां 2 घंटा बॉडी को तोड़ेगा, फिर बाइक से आएगा, या वहां यहां से मान लीजिए गाड़ी से जाएगा जिम, वहां पे ट्रेडमिल पे दौड़ेगा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। आपको यही करना तो नॉर्मल आप दौड़ के जिम चले जाते हैं। तो ये मॉडर्न कल्चर है, लेकिन हमारे एंशिएंट कल्चर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। पहले की जो खाद्य सामग्री थी, जो भोजन थे, उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स वगैरह देखिए, और अभी पाए जाने में देखिए, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस। अभी का बच्चा बेड से गिर जाएगा, उसका हाथ टूट जाएगा, लेकिन हम अब जो बचपन से कितना बार जो गांव में एक खेल होता है पेड़ पे चढ़ के पकड़ने वाला, उसके चक्कर में कितना बार गिरे होंगे, वहां से तो गिरे ही होंगे घर पे जाकर, और मम्मी से पिटाए भी हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि तैसे रहे। लेकिन अभी का बच्चा बेड से गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो बेस है वो क्या है, आवर एंशिएंट कल्चर से है। लेकिन जो मॉडर्न कल्चर में जो डाबर का तेल लगा के जिन बच्चों को पाला गया है, वो बच्चे कभी भी सरसों के तेल से पाले गए बच्चे का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो महात्मा गांधी ने सीधी सी सिंपल सी भाषा में बताया है कि यदि बाबू आप वेस्टर्न कल्चर मॉडर्न बनने के चक्कर में जाइएगा तो आप अपने उतने ही विनाश की ओर जाइएगा, और जितने ही अपने सिविलाइजेशन के करीब रहिएगा, नजदीक रहिएगा, आप उतने ही दिनों तक जिएंगे, और अच्छे तरीके से और सुखी और संतुष्ट रूप से जिएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा गांव प्रेफर करते थे, उनको शहरों से कोई ज्यादा लगा भी नहीं था, उनको फ्लैट नहीं चाहिए, उनको बीघा का बीघा जमीन बनाना था। ये कबूतर खाना वाला फ्लैट में इनको इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गांव में रहकर ही अपने आप पर डिपेंड हुए, किसी और पर डिपेंड होने के लिए नहीं गए। समझ गए? तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सप्लेनेशन। आगे क्या है? एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से देखिए एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स के आएंगे। 4 मार्क्स प्रोज से आएंगे और 4 मार्क्स पोएट्री से आएंगे, और ये कंपलसरी होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होता है सर, हम समझाते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन होता है, कहीं से आपको 2-3 लाइन दे दिया जाएगा, ठीक है, 2-3 लाइन दे दिया जाएगा, उस पूछेगा इस चैप्टर, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मोटिव है। जैसे यहां पे एक लाइन दिया है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स एंड दैट इज हर ग्लोरी, रिमेन्स स्टिल, यहां पर होगा स्टिल अलाइव एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इन सभी के बीच में जो सभ्यताएं खत्म हो चुकी है, उनके बीच में भी इंडिया क्या है, अभी भी जीवित है, अभी भी स्थिर है, और यही उसकी क्या है, सुंदरता है। तो सबसे मेन बात, जब भी आप कभी भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एक लाइन तो आपको याद रखना है, जो क्या है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, दीज लाइन हैव बीन, यहां पे दे दीजिए टेकन फ्रॉम, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं।
क्या लिखना है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, वो देना है आपको टेकन फ्रॉम। चाहे कोई भी चैप्टर हो, इतना बात को आप कंपलसरी लिखेंगे कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब जो भी लेसन है, तो यहाँ पे कौन सा लेसन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बाद जो भी राइटर हैं, रिटेन बाय महात्मा गांधी, मतलब ये लाइन कहां से लिया गया है, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए, दीज लाइन्स ही tells that people of ancient India had moral and ethics values। इस लाइन के थ्रू, इन पंक्तियों के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन समय में, प्राचीन भारत के लोग जो हैं, उनके सभ्यताओं में मॉरल और एथिक्स हुआ करते थे, उनके वैल्यूज हुआ करते थे। एवरी अदर सिविलाइजेशन हैव टेकन लेसन फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बट इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट्स in it lies its glory, it depends on its age old tradition, customs and culture। लेकिन देखिए होता क्या है, जब एक सभ्यता को देख के दूसरी सभ्यता सीखती है, और उस दूसरी से कोई तीसरी सीखती है, उस तीसरी से कोई चौथी सीखती है। जैसे हमने किसी और से सीखा, उन्होंने किसी और से सीखा, उन्होंने किसी और से सीखा। लेकिन भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने किसी से भी नहीं सीखा। हमारे पूर्वजों ने ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जिसमें ना तो किसी बदलाव की जरूरत है, ना किसी चेंजिंग की जरूरत, मतलब किसी कोई चीज ना सीखने की जरूरत है। क्योंकि हमारी सभ्यता इस दुनिया की एक ऐसी सभ्यता है जो कि जिसको ना तो हराया जा सकता है, ना किसी और सभ्यता से उसको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों, यही उसकी क्या है, सबसे बड़ी सुंदरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे, आवर स्वराज डिपेंड नॉट मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस बट रेसिस्टिंग वांट सेल्फ डेनियर। हमारे स्वराज में, हमारा जो स्वराज है, हमारा जो स्वराज है, वो कभी भी उन चीजों के पीछे नहीं जाता है जिसमें इच्छाओं का अनंत गुणन हो। मतलब जब ऐसी सभ्यता, हमारी सभ्यता उन चीजों को कभी बढ़ावा नहीं देती है जहां इच्छाएं हमेशा बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। हमारे पास एक लिमिटेशन है, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिटेशन सेट किया है और हमें उस लिमिटेशन में रहना चाहिए। और जब तक उस लिमिटेशन में रहेंगे उतना दिन अस्तित्व में रहेंगे। यदि जिस रोज हम अपने लिमिटेशन से बाहर जाना शुरू कर देंगे, उतने ही ज्यादा विनाश की ओर चलना शुरू कर देंगे। देखिए सेम चीज यहां पे कि these line have been taken from Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक से लिया गया, जिसके ऑथर कौन है, तो महात्मा गांधी है। इन these lines he tells that our ancestors have taught us to resisting and limit our wants। इस लाइन में उन्होंने ये बताया है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं पे उन्होंने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखने हैं, नियंत्रण रख रहा है। और हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो कह सकते हैं जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अनंत इच्छाएं होती है, उस पर एक नियंत्रण अंकुश लगा के रखना जरूरी होता है। क्योंकि हमारी डिजायर्स हमें कभी भी फुलफिल नहीं होंगे, एक डिजायर खत्म नहीं होगा, दूसरा पैदा हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने एक लाइन कहा था कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इट गेट्स मोर एंड इट्स मोर वांट्स। जितना इसको मिलेगा उतना ही चाहेगा। तो हमारी दिमाग है, हमारी इच्छाएं, सबका जड़ तो यही है। सबका जड़ क्या है, खोपड़िया है, दिमाग है हमारा, जिसमें अनंत इच्छाएं हैं, एक पूरा नहीं होगा दूसरा पैदा हो जाएगा। आईफोन 15 आपके पिताजी ला कर देंगे, 17 भाग चला जाएगा, 17 लाख का देंगे निंजा H2R पे चले जाएंगे। इच्छाओं का कभी भी जो है लिमिटेशन नहीं होता, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन इच्छाओं पे नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। समझ गए? सो दैट एवरी पर्सन गेट्स द रिसोर्स ऑफ द betterment of the country, we should always limit our wants। सभी लोगों का अपनी अपनी इच्छाएं हैं जो हमेशा बढ़ती और घटती रहती है। घटती तो नहीं, बढ़ती ही रहती है। जो हमें क्या रखना पड़ेगा, उन चीजों पर हमें क्या रखना पड़ेगा, तो हमें उन चीजों पे एक लिमिटेशन रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो अस्तित्व है वो बना हुआ रहे। अन्यथा यदि हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विनाश की ओर जाएंगे। और यही चीज लेसन में महात्मा गांधी ने बतलाया है। चलिए अगला, this is the very important explanation। we notice that mind is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। ये महात्मा गांधी का ना पिकअप लाइन है, कह सकते हैं क्या है ये, पिकअप लाइन। उन्होंने कहा है, उन्होंने नोटिस किया है कि हमारा दिमाग एक अचल परिंदा है। अचल परिंदा मतलब जो कभी बैठ ही नहीं सकता है। आप सोचिए कि नहीं सोचना है, फिर भी आप सोच रहे हैं।
आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सोचना है, ये भी तो एक सोचना है। तो हमारा दिमाग कभी भी रेस्ट कर ही नहीं सकता है। इसको जितना इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, मतलब जितना इसको मिलेगा ना, जितना ही इसको मिलेगा उतना ही और इसको चाहिए होगा। और ये हमेशा क्या रहता है, तो ये हमेशा अनसेटिस्फाइड, दैट मीन असंतुष्ट रहता है। तो जब एक्सप्लेनेशन है तो स्टार्टिंग कहां करना है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आवर माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग जो होता है वो एक अचल परिंदा की तरह होता है जो कभी रेस्ट ही नहीं करता है। और क्या है, द बर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड, द बर्ड यहां दिमाग को कहा गया है, विथ वॉट इट हैज, हमारा दिमाग उन चीजों से कभी खुश नहीं होता है जो चीज हमारे पास है। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों के पीछे जाता है जो हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे पास यदि जूता नहीं है तो हम जूते के पीछे जाएंगे, शर्ट नहीं है तो शर्ट के पीछे जाएंगे, वॉच नहीं तो वॉच के पीछे जाएंगे। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों को पैर ही नहीं है, जिन लोगों को हाथ ही नहीं है, सोचिए उन लोगों के बारे में जो जिंदा ही नहीं है ना। तो जितना चीज है हम उनका वैल्यू तो करते नहीं है, हमेशा भागते हैं उन चीजों के पीछे जो है ही नहीं। तो उन चीजों के चक्कर में ये होता है कि जो चीज है एक समय के बाद उनका वैल्यू खत्म हो जाता है, वो समय निकल जाता है। इसीलिए आपके पास जो चीज हो, जो भी चीज है, आप उन चीजों की कदर करिए, अन्यथा एक समय आएगा आप जिन नए चीजों के पीछे भाग रहे थे उस चक्कर में आपको जो चीज था आप उसको भी खो देंगे। यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इट वांट्स मोर एंड मोर, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहता है। कौन? तुम्हारा दिमाग। लाइक द बर्ड आवर माइंड्स इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, जैसे बर्ड होता है ना कि जहां घूमेगा और घूमना चाहेगा, वैसे दिमाग भी है। सॉरी फिर से यहाँ लाइन आ गया यहाँ पे, एंड लर्न टू रिमेन सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। और हमें ये चीज सीखना पड़ेगा, हमें ये चीज क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक लाइन शायद यहाँ पे छूट गया, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर पैशन। ये लाइन छूट गया है, हम रिपीट कर देते हैं, सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर पैशन। सो हमें जो है अपनी इच्छाओं पे एक कंट्रोल पाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पाना पड़ेगा, ताकि उसी से संतुष्टि मिले। जब तक आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तब तक आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते। जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट नहीं है वो कभी जीवन में खुश नहीं हो सकता है। और जिस जिंदगी में आपको खुशी नहीं, फिर जिंदगी का क्या फायदा। इसीलिए जो है उसी में आप खुश होना सीखिए, संतुष्ट होना सीखिए, ताकि आपका जीवन हमेशा खुशी से व्यतीत हो। और हमें उन चीजों पे क्या होना चाहिए, खुश, जो हमारे पास व्हाट वी हैव, जो चीज हमारे पास है। अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑथर डिटेल किया, समरी किया और एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, अगला चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट डॉट 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 गुड कंडक्ट। अभी इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या सब मिलेगा, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। सो देखिए इस लाइन का देखिए मतलब क्या है। इन दिस लाइन हैव टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहले ही बता दिए, रिटेन बाय महात्मा गांधी। अब देखिए, टू हिज माइंड सिविलाइजेशन ऑन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मॉरलिटी। सिविलाइजेशन क्या है, इसमें क्या पूछा है, सिविलाइजेशन और कल्चर का डेफिनेशन पूछा, सिविलाइजेशन का डेफिनेशन पूछा। तो सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, सभ्यता वो है, सिविलाइजेशन वो है जिसमें किसी भी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है, यह बताया जाता है कि आपका जो कर्तव्य है, कर्तव्य जो ड्यूटी है, उसका पाथ क्या है, हमें उस पाथ पे काम करना चाहिए। जैसे यदि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, आपका ड्यूटी है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो चैन से सोना नहीं है। क्या बोले हम, चैन से सोना नहीं है। यदि आप अपने ड्यूटी को छोड़ के दूसरा किसी काम में सम्मिलित हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने मेन लक्ष्य से भटक जाइएगा, और भटके हुए लक्ष्य वाले जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। सेम, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट लाइज अटेंडिंग मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। यह हमें क्या बतलाता है, ये हमें बतलाता है कि हमारे दिमाग में जो अनंत इच्छाएं हैं, हमें उन चीजों पे महारत हासिल करना पड़ेगा, हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चीज चाहेंगे तो चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे। मन के हिसाब से नहीं चलना है, सिचुएशन के हिसाब से चलना है। मन तो कहता है कि 12वीं के साथ साथ एक के बार जॉब ले लें, लेकिन समय यह कहता है कि तुम पहले 12वीं दो, पास करो, फिर अगले क्लास में जाओ, तैयारी करो, एग्जाम दो, तब तुम्हें जॉब प्राप्त होगा या कुछ भी प्राप्त होगा। अंततः मन का क्या है, ये तो बदलता रहता है, आज यहां कल वहां।
अगला, इट मीन्स रियली गुड कंडक्ट गुजराती, इट हैज नथिंग टू डू विथ आवर मेटेरियलिस्टिक प्रोसेस। उन्होंने सीधी सी बात कहा है, गुजराती में कहा जाए तो हमें कभी भी मेटेरियलिस्टिक प्रोसेस पर नहीं जाना है। जो भौतिक प्रोसेस है ना, उन चीज़ों पर ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक चीज़ें होती है टेम्पररी प्लेजर देता है। बगल में डीजे बज रहा है ना, आप चले गए, किसी का शादी हो रहा है ना, चले गए, तो उस रात तो आपको बड़ी आनंद आएगा, लेकिन अगली सुबह आप हर दिन 2 दिन तक सोते रहेंगे। उस चक्कर में आपका अगला क्लास डिस्टर्ब होगा, जब अगला क्लास डिस्टर्ब होगा तो क्लास जाएंगे, और हमारे जैसे शिक्षक मिल गए बढ़िया से कुटाई खाएंगे। तो पॉइंट ये होता है कि आप टेम्पररी प्लेजर के चक्कर में जो लॉन्ग टाइम का जो ड्यूटी है ना, जो वर्क है ना, आप उसको जो है स्पॉइल मत करिए। तो हमें अपने इन चीज़ों पे रहना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने ऑथर डिटेल, समरी और एक्सप्लेनेशन देखा। अगला पार्ट नंबर 2 में देखेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मैं हूं के सिन्हा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से, और जिसमें पूरी 12वीं की तैयारी 2026 के लिए कराए जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।